हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, हमारा जो बेसिक जो टॉपिक रहता है वो रहता है इलेक्ट्रिकल के ऊपर। क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल फैकल्टी हूँ तो नेचुरली मैं इलेक्ट्रिकल की बात ज़्यादा करूँगा। लेकिन बीच बीच में मैकेनिकल का भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल का मेरे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मशीनें होती हैं मैं उस पर भी बातें करता हूँ। आप मेरी वीडियो देखते हो कई बार। एयर कंप्रेसर हो गया, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गई, है ना, ये मिलिंग मशीन वगैरह या लेथ मशीन, ये सब मेरी इंडस्ट्रियल मशीनरी है और मुझे उसकी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं अपनी जो नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हमारा टॉपिक है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो हमने लिखे हैं ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो ना कई बार परेशान से करते हैं। इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है या हल्का सा इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इस तरह के मैंने कुछ, आज मैं देख रहा था अपनी इलेक्ट्रिकल की बुक है हमारी, ये आईटीआई वालों की ट्रेड थ्योरी, तो उसमें से मुझे कुछ ये शब्द मिले। मैंने कि मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। तो इसमें जैसे कोएफिशिएंट आपने बहुत सुना होगा। तो ये कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं, टेम्परेचर का अलग होता है, हर चीज का अलग अलग, कोई हर चीज का एक कोएफिशिएंट होता ही होता है। ठीक है। तो कोएफिशिएंट का जो मतलब होता है बेसिकली वो क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने दिया नाम, हम टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर के ऊपर ही बात करेंगे। बाकी अगर को करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस, ये क्या कर रहे हैं हम बात, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हर पदार्थ के अंदर रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। राइट। हर एक का अपना प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है। हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर किसी पदार्थ का टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में या इंक्रीज करने में, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना चेंज आएगा। ठीक है ना। और पर ओम, पर ओम कितना चेंज आएगा, ये डिसाइड करता है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो टेम्परेचर जो हमारा है, जो देखिए, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा टी अपॉन टी, ये इसमें जब चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि टेम्परेचर में जब चेंज आएगा तो हमारे रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, पर ओम जो चेंज आता है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसको हम अल्फा से दिखाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे पता है, लग रहा है कि आपको पता लग गया होगा, लेकिन ये दो तरह का होता है, एनटीसी पीटीसी। एनटीसी पीटीसी क्या है, मैं आपको बता दूं कि एनटीसी का मतलब है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और पॉजिटिव का मतलब है, पी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी कि टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से रेजिस्टेंस पे किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो ये दो तरीके का होता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूंगा तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई देर लगने वाली बात नहीं है, मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, मैं यहाँ पे ये मैंने बनाया, इसे अगर मैं कह दूं टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और अगर मैं इसे कह दूं चेंज इन रेजिस्टेंस, तो जो हमारा है, मैं अगर पीटीसी की बात करूं, पी टी सी, यानी कि
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या होगा, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो ऐसे आएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे कह सकते हैं पी टी सी। अब वो देखिए कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप ऐसे देखिए, ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा पीटीसी है, ये भी कोएफिशिएंट। पीटीसी की जो फुल फॉर्म है क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब हम अगर आ जाएं एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। ये हमारा हो गया टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सिंपल है, वो बनेगा हमारा इस तरीके से। इसका उल्टा हो गया, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इस केस में क्या था, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। बेटा थोड़ा सा फोकस करना, कभी मैं खत्म कर दूं पढ़ा के अपना टॉपिक और आपके समझ में ना आए, कंफ्यूज क्रिएट ना हो, इसीलिए मैंने खास तौर से ये टॉपिक नोट किए हैं। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और यहाँ क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा निगेटिव, यानी कि टेम्परेचर निगेटिव में जा रहा है, एन टी सी, यानी कि हम इसे कह सकते हैं निगेटिव। ये नेगेटिव में जा रहा है रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, कैसे भी कह लो। तो इसके जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अपना क्लियर हो गया। ये जो टेम्परेचर में इसमें पर ओम जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ओम की डिग्री सेल्सियस में जो भी चेंज आता है उसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। किसका, रेजिस्टेंस का। क्योंकि कोएफिशिएंट तो हर पदार्थ का होता है, हर चीज का होता है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पदार्थ का एक खास प्रॉपर्टी है जो हमारे इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होती है, वो होता है रेजिस्टेंस। ये हर पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, और हर पदार्थ की अलग अलग जो है रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, और उसकी रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होती है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी अलग अलग होता है। अब रेजिस्टिविटी मैंने बोल दिया, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से इनको याद करने वाली बात नहीं है। मैं जब भी कभी अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ यही बात बोलता हूं कि बेटा रट्टा मत लगाओ। रट्टा लगाने पे क्या होता है, एक लाइन अगर कहीं चूक गई तो फिर वो पूरा ही उड़ जाता है माइंड में से। ठीक है, इसलिए समझोगे तो इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो इसको, या रेजिस्टिविटी बोलो, बेटा बात एक ही है। इसे दिखाते हैं हम रो से। अब हम इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्या करेंगे कि आर जो है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आर किसके समानुपाती होता है बेटा, एल के। ठीक है, लेकिन आर जो समानुपाती होता है वो 1/a के, यानी हिंदी में कहते हैं ये जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि उल्टा एकदम अपोजिट होता है। यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, राइट। और अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ए, यानी कंडक्टर की मोटाई, अगर मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर उसकी मोटाई कम होगी
तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मैं समझ पा रहा हूं, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी आपकी। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा कि आर समानुपाती एल अपॉन ए। देखिए मैंने एल अपॉन ए, मैंने ये आर लिख दिया कैपिटल में, एल अपॉन ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपको पता होगा जब भी कभी हम इसका समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब मैं इसका समानुपाती अगर मैं हटाऊं तो ये हो जाएगा आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें तो आर बराबर रो एल अपॉन ए आया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। क्या वाली? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लंबाई घटे लंबाई बढ़े या उसका डायमीटर कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रो है यानी कि जो स्थिरांक है, कांस्टेंट है, वो हमेशा एक ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक चीज इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट होती है, उसे हम कांस्टेंट ही रखते हैं। ठीक है, अब अगर ये हमारी रजिस्टिविटी है या हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो अगर हम इसको निकालें तो रजिस्टिविटी रो बराबर हो जाएगी आर इंटू, जब ये इधर आएगा बेटा तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, ये हो जाएगा ए अपॉन एल। ठीक है, तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? पदार्थ के रेजिस्टेंस पे, एरिया पे और एल पे। ठीक है, तो ये जो है हमेशा कांस्टेंट होती है, इसीलिए हम इसे स्थिरांक या कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये कहलाती है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसे हम रो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जी अगला जो है हमारा, ये हमारे दो हो चुके हैं बेटा, 1 एंड 2। तीसरा है थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। जी हाँ, आपने नाम सुना हो ना सुना हो, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। ये तो हमने रेडियो ट्रांजिस्टर में बहुत लगे हुए देखे हैं, है ना, ये तो हमारे कंप्यूटर में भी लगे होते हैं। अभी मैं बताता हूं इसके बारे में, मैं चर्चा करता हूं। मैं इसको रब कर दूं। देखिए मैं एक सिंबल बना रहा हूं, सिंबल नहीं है ये, उसी की पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ये गोल गोल होते हैं सिक्के की तरह, ये छोटे सिक्के की तरह, इसमें से दो टांगे निकली होती हैं। ठीक है, और यहां लिखा होगा एन टी सी या फिर पीटीसी, या लिखा होगा पी टी सी। ये कहलाते हैं थर्मिस्टर ट्रांजिस्टर। क्या कहलाते हैं ये? थर्मिस्टर ट्रांजिस्टर। इसका यूज जो है, एप्लीकेशन, हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। ये सर्किट को सेफ्टी प्रदान करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं मैं, थर्मिस्टर जो ये हमारे ये होते हैं, ये क्या है, ये जो मैंने ये ऊपर बताया था कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये पूरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये एक तरीके से ये है तो रेजिस्टेंस, लेकिन ये क्या होता है, अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। किसके बेस पे? टेम्परेचर के साथ साथ। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी कम या ज्यादा होता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था एनटीसी और पीटीसी में। तो ये जो है दो तरह के होते हैं, एनटीसी और पीटीसी। ये रेजिस्टेंस होते हैं,
मैंने ये वेरिएबल का निशान लगा रखा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी कम या ज्यादा जैसा भी हमारा थर्मिस्टर है उस हिसाब से होता रहेगा। एनटीपीसी में टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है, और पीटीसी में यानी कि पॉजिटिव ट्रांजिस्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। दोबारा बनाऊंगा डायग्राम बेटा, मैं एक ही बनाऊंगा, बस एक में ही दोनों बना दूंगा, कोई बात नहीं। ये क्या होता है, ये होता है पीटीसी और बेटा ये होता है एनटीसी। ठीक है, मैंने एक ही बना दिया। ये है हमारा पीटीसी और ये है हमारा एनटीसी। ये टेम्परेचर और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनटीसी वाले केस में रेजिस्टेंस भी डाउन हो रहा है। ठीक है, और इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं अकॉर्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारा तीसरा पॉइंट पूरा हुआ। अब हम करते हैं एलडीआर एनबीडीआर। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कहाँ ढूंढते फिरोगे, मैं दोबारा से इसको अभी समझा देता हूं। और ये दोनों चीजें बहुत ही मजेदार हैं और याद करने लायक हैं, और याद करने के साथ साथ इसे आप अपने घर पे अप्लाई करेंगे तो आपकी गिनती स्मार्ट बच्चों में हो सकती है। एलडीआर, एलडीआर का मतलब होता है लाइट, एलडीआर। ठीक है, मैं लिखने के काम से थोड़ा कतरा रहा हूं। ये एलडीआर का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अभी जो मैं पढ़ रहा था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस था। अब समझो बात को, जो मैं अभी पढ़ रहा था एनटीसी और पीटीसी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस था, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। अब ये एलडीआर है, इसका ये कहां डिपेंड करेगा, लाइट के ऊपर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका क्या होगा, लाइट जब भी कम ज्यादा होगी, कौन सी लाइट, हमारे एलडीआर पे पड़ने वाली, रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ने वाली लाइट अगर कम होगी, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। याद करने का आसान तरीका, अगर लाइट कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, लाइट बढ़ जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। अब इसका यूज कहां करेंगे, एप्लीकेशन जरूरी है। अगर मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे बात को। तो मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ये बनाया एक बल्ब, ये मैं लैंप लिख देता हूं एल, और ये यहाँ पे एक सप्लाई जा रही है, ये निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, न्यूट्रल फेस हो सकता है। मैं इसे न्यूट्रल और फेस ही लिखूंगा। ठीक है, और इसमें कोई मैं स्विच नहीं लगा रहा, ये हमारा फेज है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे फेज वाले वायर में सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस क्या एलडीआर लगा दिया। ये मेरा हो गया एलडी आर, ये मैंने एलडीआर लगा दिया। अब इस पे लाइट अगर नहीं पड़ रही है, मान लीजिए कम पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगी। रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो कम हो गया, लाइट कम तो रेजिस्टेंस कम, तो हमारा क्या है, ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर लाइट बहुत ज्यादा पड़ने लगी तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट जा रहा है उसके अंदर, फेज हमारा यहां तक नहीं पहुंच पाएगा,
और फेज अगर नहीं पहुंचेगा तो जो हमारा ये लैंप है ये नहीं जलेगा, ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? हाँ, वेरी गुड। इसका इस्तेमाल बेटा होता है आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है, और जब से ये आया है तब से हमारी गवर्नमेंट को ही फायदा हुआ है। अब मुझे नहीं पता आप, लेकिन जब मैं आपके उम्र में था, छोटा था, तो स्ट्रीट लाइट के लिए एक अलग से गवर्नमेंट चौकीदार रखती थी कि दिन निकलने पर आप सारी लाइटें बंद कर दोगे, तुम्हारा यही काम है। जैसे पार्क वगैरह में जो लाइट लगी होती है उसको आप ऑफ करोगे, और जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सारे के सारे इसके एमसीबी गिरा दोगे, स्विच ऑफ करोगे, ताकि बिजली हमारी ना फूके। अब एक बंदे के तनख्वाह इस एलडीआर ने आकर के उसका काम ही खत्म कर दिया। अब हम कोई चौकीदार नहीं रखती हमारी गवर्नमेंट, सब में एक एलडीआर लगा देते हैं, जिसकी कीमत क्या होगी? 2-4 रुपए। 2-4 रुपए में इन्हें चौकीदार मिल गया एक, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे ही हमारा अंधेरा होता है गली के अंदर, शहर के अंदर, पार्क के अंदर, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इसमें से करंट फ्लो होने लगती है। करंट फ्लो होती है तो लैंप हमारा जलने लगता है। क्लियर है बात? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही रोशनी होती है, सुबह को दिन निकलता है, तो जैसे ही सूरज की लाइट फैलती है सारे में, तो लाइट हमारे एलडीआर पे ही पड़ती है, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ही लाइट पड़ेगी इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लाइट बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंफ्यूजन के लिए, दूर करने के लिए बढ़िया बात है, लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लाइट कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया इसके अंदर, अब करंट यहां से इधर आएगी नहीं आएगी, तो हमारा जो बल्ब है, जो इलेक्ट्रिकल लोड है, वो ऑफ हो जाएगा। है नहीं मजेदार वाली चीज? तो बेटा आप अपने घर पर इस्तेमाल करो, देखो क्या बढ़िया तुम्हारी इमेज बनेगी घर के अंदर, परिवार के अंदर। क्या लगेगा हमारा लड़का वास्तव में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया। कहाँ इस्तेमाल करोगे? मान लीजिए आपके गेट के बाहर लाइट लगी हुई है, उसे आप रोज जलाते हो शाम को और सुबह को रोज बंद करते हो, लगा दो एक एलडीआर ला के, 2-4 रुपए का आएगा मुश्किल से, और आप बन गए हीरो। ठीक है, तो इसका आप एप्लीकेशन समझ चुके हैं और इसे आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बीडीआर। बीडीआर भी बहुत बढ़िया चीज है, इसे भी आप अपने घर में, परिवार में यूज कर सकते हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बी डी और आर। अब ये क्या है? अब तो आपने लगा लिया होगा हिसाब। हाँ सर, हमें पता लग गया क्या है ये है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज के ऊपर। अब ये भी आसान है, देखिए क्या बढ़िया इसकी बात है। अगर वोल्टेज बढ़ेगी, अब देखो यहां थोड़ा सा उल्टा मामला हो गया, वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये थोड़ी सी याद करना मुश्किल वाली बात है। आप इसको, जो एलडीआर था उसका उल्टा मान लो। यहां क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और अगर वोल्टेज कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कर सकते हैं? अभी बताता हूं मैं इसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है। मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वही एक मैंने न्यूट्रल खींचा, ये न्यूट्रल है मेरा। दूसरा मैंने ये फेज बना दिया, ये फेज वायर। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2 फ्यूज। ठीक है, फ्यूज तो आप समझते होंगे ये क्यों लगाते हैं हम लोग, कि जब भी कभी हमारा सर्किट अगर शॉर्ट हो तो हमारे ये फ्यूज उड़ जाएं और हमारा सर्किट बच जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए क्या करूंगा, देखिए ये मेरा सर्किट बन गया और ये मेरे घर की हो गई कोई भी इलेक्ट्रिक लोड हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लोड हो गया हमारा कोई भी, कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्रिज, टीवी, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक लोड है। हम इसे दिखाएंगे आर से। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
लोड है आर दिखा दो या एल दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, एल हो गया। ये इलेक्ट्रिक लोड है, ये फ्रिज, टीवी या तुम्हारे पूरे घर की लाइट, आप ऐसे मानो ना, ये पूरे घर की लाइट है, ये वाली, ये पूरे घर की लाइट है। और यहाँ पे दो फ्यूज लगे हुए हैं हमारा, एक न्यूट्रल में एक फेस में। सिंगल फेज सिस्टम है ये, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम बोलते हैं इसके लिए। तो इसमें अब हमें बीडीआर कहाँ लगाना है बेटा, ये बहुत काम की चीज है, सिंपल है। हम लगाएंगे बीडीआर यहाँ पे, ये लग गया हमारा बीडीआर, बीडीआर। अब इसकी वर्किंग समझाते हैं। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो तो होगी फिर तभी जलेगा ये। मान लो हमारी करंट यहाँ से जा रही है, ठीक है, ऐसे करके, और लोड में होती हुई हमारी वापस फिर न्यूट्रल में आ रही है। यही तरीका है लाइट फ्लो होने का, तो सॉरी करंट फ्लो होने का। अब यहाँ पे हमने जो बीडीआर लगाया है ये हमने डिजाइन किया है बीडीआर को कि भाई 220 वोल्ट, 220 वोल्ट तक इसका जो रेजिस्टेंस है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज आपकी इनपुट वोल्टेज 220 आ रही है तो हमारे घर की पूरी लाइट जलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही 220 से 250 वोल्ट, 260 वोल्ट, 300 वोल्ट अचानक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारी इनपुट पावर बढ़ जाती है, लाइट वोल्टेज, है ना, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो करंट इधर से ना जा करके वो फिर क्या होगी, यहां से फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस तो कम हो गया, पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था तो इधर को जाएगी नहीं, क्योंकि करंट की एक टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है कि वो हमेशा कहां फ्लो करेगी, जहां रेजिस्टेंस कम होता है या नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं करंट को एग्जांपल देता हूं पानी की तरह। पानी अगर फर्श पर डाले दोगे, ये कहां को फ्लो करेगा, जिधर रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी जिधर ढाल होगा। ढाल का मतलब जो टेपर में है हमारा फर्श थोड़ा बहुत, तो वो अपने आप ढूंढ लेगा, जिधर टेपर में होगा उस तरफ पानी फ्लो करने लगेगा। ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, करंट हमारी इधर ना जाकर के सीधी यहां से जंप मारेगी और ये न्यूट्रल और फेज दोनों को शॉर्ट कर देगी। शॉर्ट करेगी तो ये जो हमारे लगे हुए हैं फ्यूज, ये इनमें से कोई भी एक फ्यूज उड़ जाएगा, यानी कि सर्किट को कट कर देगा। इस तरह से हमारे घर के इलेक्ट्रिक लोड सारे सेफ रहेंगे, कोई खराब होने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी हमारे पूरे परिवार, पूरे घर की लाइट हो या पर्टिकुलर हमारा फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो, इस तरीके से हम इस बीडीआर का यूज करते हैं। तो बच्चों इसे भी अपने घर में ला करके और आप स्मार्ट बन सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। लगाने का आसान तरीका है, इसको दोनों तारों को जहां कंडेंसर लगाते हैं, कैपेसिटर पावर फैक्टर के लिए, अगर आपको लगाना आता है, नहीं तो मैं बताऊंगा किसी दिन कि कैपेसिटर कैसे लगाते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। तो दोनों न्यूट्रल और फेज के बीच में यानी कि पैरेलल में आप एक बीडीआर लगा देंगे और ये बढ़िया करके चौकीदार वाला काम करेगा। ये भी ध्यान रखेगा, वोल्टेज ज्यादा आई सर्किट कट, वोल्टेज नॉर्मल है कम है सर्किट ऑन, है ना। एक अच्छा खासा, है ना, अनपेड एम्प्लॉय आपके लिए मिल जाता है। तो हमारा चौथा हो गया एलडीआर बीडीआर। अब हमारा पांचवा है टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस आपने पढ़े तो बहुत होंगे और मैं भी पढ़ा चुका हूं कलर कोड वगैरह में। जो हम लोग कलर कोड का मैंने आपको बताया था किस तरीके से कलर कोड याद किए जाते हैं और कैसे उनकी वैल्यू निकाली जाती है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के
हम कैसे पता लगा लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितने ओम है। ठीक है, मुझे बेटा खांसी आ रही है बार बार, जरा मैं पानी पी लेता हूं। हेलो, वेलकम टू बैक। देखिए, हमारा एलडीआर बीडीआर हो चुके हैं। अब हमारा पांचवा पॉइंट है टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत पढ़े होंगे, समझे होंगे, मतलब शायद पता ना हो। देखिए, ये किसी रेजिस्टेंस का टॉलरेंस, अगर मैं टॉलरेंस की आपको हिंदी बताऊं तो आपको अजीब लगेगा। टॉलरेंस की जो हिंदी है वो होता है लचीलापन। अंग्रेजी बताऊं लचीलापन की तो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब थोड़ा सा वो अपने आप को कितना एडजस्ट कर सकता है, कोई भी चीज, कोई भी इंसान। अगर इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो थोड़ा बहुत इंसान के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है, आगे पीछे थोड़ा सा करके अपना काम कर लेता है। तो जो टॉलरेंस है रेजिस्टेंस की, यही वही प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ये कोई रेजिस्टेंस है और इसमें लिखा हुआ है 100 ओम। ये रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा हुआ है 100 ओम। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है, यह कलर कोड वाला समझो, इसमें लिखा हुआ है कि जो इसकी टॉलरेंस है वो ±5% है। ±5%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट, इस रेजिस्टेंस की एक्चुअल में वैल्यू नापें तो नापनी पड़ेगी। अगर नापोगे आप तो 100 नहीं मिलेगी, थोड़ी सी कम या ज्यादा मिलेगी। वो कम या ज्यादा कहां तक एक्सेप्टेबल है? वो है बच्चों ±5%। या तो इसकी वैल्यू 5% कम होगी और या 5% ज्यादा होगी। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 95 ओम होगी या फिर 105 ओम होगी। लेकिन दोनों कंडीशन में ये हमारी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काम ये 100 ओम के बराबर ही करेगा। इसलिए खाली रेजिस्टेंस की नहीं, दुनिया में जितनी मशीनें बनती हैं, पार्ट्स बनते हैं, हर एक की एक टॉलरेंस तो होती होती है। ठीक है, वो अलग है, किसी की 5% रेजिस्टेंस में 5%, 10%, 15-20% तक होती है। हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। अगर कलर कोड के अंदर जो चौथी पट्टी होती है, ठीक है, वो गोल्ड और हमारी सिल्वर, और एक पट्टी होती है वो कलर ही नहीं होता उसके अंदर कोई भी। अगर कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस हमारी होगी कितनी? 20%। और बाकी में 5% और 10% होती है। तो आप समझ गए टॉलरेंस क्या होती है। मुझे पूरी आशा है कि आपका ये वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब आता है रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। अब देखो, बड़े नजदीक का मामला है इनमें, इसीलिए मैंने ये जरूरी समझा कि मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीजें बताऊं ताकि आप स्मार्ट बन सकें। और कंपटीशन वगैरह में असल में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बच्चे कंपटीशन क्वालिफाइड नहीं कर पाते। क्लास में तो पास हो गए, टॉप कर लिया, है ना, अपनी क्लास टॉप कर ली, कॉलेज टॉप कर लिया, लेकिन अक्सर वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन क्वालिफाइड नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि हर स्टूडेंट, हम भी, कोई भी हो, जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसे नजरअंदाज कर देते हैं, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती हैं। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का एक ही मतलब है, मैंने ये लिखा हुआ भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। जिसका जो हमारा जो सिंबल होता है वो होता है रो। रो, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। यूनिट बहुत मायने करेगी। अगर आप यूनिट नहीं आएगी आपको, ये ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ये किसकी यूनिट है?
रजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की नहीं। रेजिस्टेंस क्या है, ओम है, और रजिस्टिविटी ओम मीटर। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों तो एक ही चीज है। देखिए, रेजिस्टेंस क्या है, किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और उस पदार्थ को रजिस्टर बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि वो गुण किसी भी पदार्थ का, किसी भी मेटल का, जो अपने अंदर से बहने वाली धारा का विरोध करता हो, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अब लगे हाथों रजिस्टिविटी ले लेते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। अब रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, ठीक है, विरोध तो हो रहा है, लेकिन कितना विरोध हो रहा है ये कौन बताएगा, रजिस्टिविटी बताएगी। विरोध तो हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है ये बताएगी रजिस्टिविटी, जिसे हम रो से इंडिकेट करते हैं, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर कोई भी मटेरियल है, हर मटेरियल का जो रजिस्टिविटी है वो अलग होगी। कांस्टेंट इसमें क्या, देखिए, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन रो इन दोनों कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा। आप समझे मेरी बात को, लंबाई और डायमीटर का फर्क इस पे रजिस्टिविटी पे नहीं पड़ेगा, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये क्या है, रो कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है बेटा, और मैं अच्छे सा कोई बढ़िया सा ढूंढ के टॉपिक मैं लेके आऊंगा आपके लिए। कुछ ऐसी चीजें जो आपने सुनी तो बहुत है, इनका मतलब क्या होता है वो शायद आपको पता ना हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम करते हैं गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।